हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG 13 राइटिंग्स फ्रॉम द मार्जिन्स के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, गिव अ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ डेवीज अकाउंट ऑफ वेरिड एस्पेक्ट्स ऑफ ट्राइबल वेज ऑफ लाइफ। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें GN देवे के नजरिए से ट्राइबल लाइफ के अलग अलग पहलू समझाना है, जैसे उनकी कल्चर, ओरल ट्रेडिशंस, नेचर के साथ रिलेशन और आइडेंटिटी के इश्यूज। हमें बताना है कि देवे ने अपने राइटिंग्स में ट्राइबल सोसाइटी को किस तरह से डिस्क्राइब और अप्रिशिएट किया है। आंसर। इंट्रोडक्शन। GN देवे भारत के एक मशहूर क्रिटिक और कल्चरल थिंकर हैं जिन्होंने अपनी राइटिंग्स में ट्राइबल कम्युनिटीज के जीवन, भाषा और संस्कृति पर गहरा काम किया है। उन्होंने पेंटेड वर्ड्स और अ नोमैड कॉल्ड थीफ जैसे वर्क्स में ट्राइबल लोगों के ओरल ट्रेडिशंस और उनकी वैनिशिंग लैंग्वेजेस पर फोकस किया। देवे के लिए ट्राइबल लाइफ एक होलिस्टिक और इको फ्रेंडली वे ऑफ लिविंग है, जो नेचर के साथ बैलेंस में रहती है, बिल्कुल मॉडर्न सोसाइटी के ऑपोजिट। मेन बॉडी। 1. ट्राइबल आइडेंटिटी और कल्चर का अर्थ। देवे के मुताबिक ट्राइबल आइडेंटिटी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर बेस्ड होती है, जहां कम्युनिटी और कोऑपरेशन सबसे बड़ा मूल्य है। ट्राइबल लोग अपनी कहानियों, गीतों और लोक कथाओं के जरिए अपनी हिस्ट्री और कल्चर को जिंदा रखते हैं। लिखी हुई कहानियों के बजाय उनकी ओरल कल्चर उनका रियल हेरिटेज है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाता है। एग्जाम्पल, भाषा रिसर्च सेंटर के जरिए देवे ने ट्राइबल ओरल स्टोरीज डॉक्यूमेंट की, जिसमें हार्मनी और इक्वालिटी के वैल्यूज को हाईलाइट किया गया। 2. लैंग्वेज और ओरल ट्रेडिशन की महत्ता। देवे कहते हैं कि जब ट्राइबल लैंग्वेजेस खत्म होती हैं तो उनका आइडेंटिटी भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए उन्होंने पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया शुरू किया ताकि एंडेंजर्ड ट्राइबल लैंग्वेजेस को बचाया जा सके। हर लैंग्वेज उनका सोचने का तरीका और नेचर के प्रति उनका रिस्पेक्ट दिखाती है। एग्जाम्पल, गोंडी और भीली ट्राइब्स के ओरल स्टोरीज उनके और नेचर के बीच के रिश्तों को दिखाती है, जहां इंसान और प्रकृति एक दूसरे के साथी है, शासक नहीं। 3. नेचर के साथ रिश्ता। देवे लिखते हैं कि ट्राइबल जीवन नेचर के बिना सोचाहे नहीं जा सकता। जंगल उनका घर, मंदिर और रोजी रोटी सब कुछ है। फॉरेस्ट उनके लिए एक लिविंग एंटिटी है, जहां से उन्हें फूड, मेडिसिन और स्पिरिचुअल पीस मिलती है। मॉडर्न सिस्टम जब फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है तो उनका जीवन और आइडेंटिटी दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। एग्जाम्पल, मदर फॉरेस्ट जैसे ऑटोबायोग्राफीज में फॉरेस्ट को आइडेंटिटी और रेजिस्टेंस का सिंबल बताया गया है। 4. मार्जिनलाइजेशन और नॉलेज का पॉलिटिक्स। देवे कहते हैं कि ट्राइबल्स को सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअली भी मार्जिनलाइज किया गया है। ब्रिटिश और मॉडर्न सिस्टम्स ने उन्हें प्रिमिटिव कहकर उनके नॉलेज को इग्नोर किया। डेवी सजेस्ट करते हैं कि हमें इंटेलेक्चुअल डिकोलोनाइजेशन करनी चाहिए, मतलब ट्राइबल वॉइसेस को अपने नॉलेज सिस्टम में शामिल करना चाहिए। एग्जाम्पल, डिनोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब्स के प्रोजेक्ट के जरिए उन्होंने अन कम्युनिटीज को विजिबिलिटी दी जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्रिमिनल ट्राइब्स कहकर अलग कर दी गई थी। कंक्लूजन। GN देवे का ट्राइबल लाइफ पर लिखा गया काम हमें एक अलग पर्सपेक्टिव देता है, जहां नेचर, लैंग्वेज और कल्चर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने साबित किया कि ट्राइबल्स के पास एक डीप इकोलॉजिकल और ह्यूमनिस्टिक विजडम है जिसे हमें समझना और रिस्पेक्ट करना चाहिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 6. Critically analyze the Lepcha folk tale, Children of the Snowy Peak. How does this folk tale foreground Lepcha beliefs and myths? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें Children of the Snowy Peak, folk tale का एनालिसिस करना है। हमें बताना है कि ये कहानी लेप्चा लोगों के विश्वास, उनके मिथ्स और उनके नेचर के साथ संबंध को कैसे दिखाती है। बेसिकली इस फोकटेल के थ्रू उनकी कल्चर और स्पिरिचुअलिटी समझनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। चिल्ड्रन ऑफ द स्नोई पीक एक बहुत फेमस लेप्चा फोकटेल है जो सिक्किम और दार्जिलिंग के लेप्चा ट्राइब से जुड़ी है। लेप्चा लोग अपने आप को प्रकृति के बहुत करीब मानते हैं। उनके लिए पहाड़, नदी, जंगल सब जीवित देवता है।
ये फोकटेल सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उनके कल्चर, वैल्यूज और इको स्पिरिचुअल थॉट का हिस्सा है। इस कहानी के जरिए हम देखते हैं कि कैसे लेप्चा अपनी आइडेंटिटी को नेचर के साथ जोड़ते हैं। मेन बॉडी। 1. फोकटेल का ओवरव्यू और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ये कहानी बताती है कि लेप्चा लोग अपने आप को माउंट कंचेनजुंगा के बच्चे मानते हैं, जो उनका पवित्र पहाड़ है। उनके हिसाब से ये माउंटेन उनका डिवाइन एंसेस्टर है जो उनको जीवन और रक्षा देता है। इस कहानी से समझ आता है कि उनकी कल्चर का सेंटर हाई नेचर है। उनके सोंग्स, रिचुअल्स और प्रेयर्स सब नेचर के आसपास घूमते हैं। स्नोई पीक का मतलब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है। 2. ओरिजिन और आइडेंटिटी के थीम्स। ये फोकटेल एक ओरिजिन मिथ है जिसमें बताया गया है कि लेप्चा लोगों का जन्म एक डिवाइन स्पिरिट और स्नो माउंटेन के मिलन से हुआ। इससे उन्हें अपने एनवायरनमेंट के साथ बिलोंगिंगनेस का एहसास होता है। ये कहानी ये भी बताती है कि इंसान और नेचर अलग नहीं बल्कि एक ही परिवार का हिस्सा है। ऐसे मिथ्स उनकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हैं और मॉडर्न सोसाइटी के कल्चरल प्रेशर से बचते हैं। 3. स्पिरिचुअल और इकोलॉजिकल सिंबलिज्म। लेप्चा बिलीफ के हिसाब से माउंटेन्स लिविंग गॉड्स है। स्नोई पीक एक माँ का रूप है जो सबको पोषण देती है। स्नो प्योरिटी और प्रोटेक्शन का सिंबल है। ये कहानी एनवायरमेंटल एथिक्स भी सिखाती है, जैसे ग्रीड और डिस्ट्रक्शन के खिलाफ वार्निंग देती है। स्टोरी टेलिंग के थ्रू ये इकोलॉजिकल नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचती है। 4. लेप्चा बिलीफ्स और ओरल ट्रेडिशन। लेप्चा लोगों के पास लिखित ग्रंथ नहीं बल्कि उनका विजडम उनकी ओरल स्टोरीज में छुपा है। उनके विश्वास में एनिमिज्म, हर प्राकृतिक वास्तु में आत्मा होती है, और एंसेस्टर वर्शिप शामिल है। चिल्ड्रन ऑफ द स्नोई पीक इन सब विश्वासों को दिखाता है, माउंटेन्स को इंसान के एंसेस्टर के रूप में पर्सोनिफाई करके। ऐसे फोक टेल्स उनकी कल्चर को जीवित रखते हैं और मॉडर्न समय में उनकी आइडेंटिटी को बचते हैं। कंक्लूजन। अंत में चिल्ड्रन ऑफ द स्नोई पीक एक सुंदर उदाहरण है लेप्चा वर्ल्ड व्यू का, जहां इंसान और प्रकृति एक दूसरे के साथी है। ये फोकटेल उनके स्पिरिचुअल और इकोलॉजिकल लाइफ को समझाती है और उनके कल्चरल प्राइड को सेलिब्रेट करती है। ऐसे कहानियों के जरिए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज अपनी पहचान और हेरिटेज को जिंदा रखती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Comment on the importance of forest in the lives of Adivasis in the context of Janu's autobiography Mother Forest, The Unfinished Story of C.K. Janu. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जंगल आदिवासी लोगों के जीवन में कितनी बड़ी अहमियत रखता है, खास तौर पर C.K. जानू की ऑटोबायोग्राफी मदर फॉरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। हमें समझाना है कि फॉरेस्ट उनके लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि उनकी पहचान, जीविका और संघर्ष का प्रतीक है। साथ ही जानू के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के जरिए जंगल का सिंबॉलिक और इमोशनल रोल भी एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। C.K. जानू की ऑटोबायोग्राफी मदर फॉरेस्ट, द अनफिनिश्ड स्टोरी ऑफ C.K. जानू आदिवासी समाज के जीवन और उनके संघर्ष को बहुत गहराई से दिखाती है। फॉरेस्ट यहाँ सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं बल्कि आदिवासी जिंदगी का दिल है। ये उनका खाना, घर, दवाई और धर्म सब कुछ है। लेकिन वही जंगल उनके लिए दर्द और लड़ाई का मैदान भी बन जाता है जब उनसे जमीन छीन ली जाती है। यह आंसर बताता है कि जंगल कैसे उनके जीवन, संस्कृति और रेजिस्टेंस का मैं सिंबल है। मेन बॉडी। 1. जंगल जीविका और जिंदगी का आधार। आदिवासी लोगों के लिए जंगल उनका घर भी है और उनका बाजार भी। यही उन्हें खाना, लकड़ी, फल, जड़ी बूटियां सब कुछ देता है। जानू लिखती है कि उनकी समाज की पूरी जिंदगी फॉरेस्ट के आसपास घूमती है, हर सीजन के हिसाब से उनका काम बदलता है। उनका नेचर के साथ संबंध सस्टेनेबल और रिस्पेक्टफुल है, वो जंगल से सिर्फ जरूरत भर लेते हैं। इसलिए फॉरेस्ट उनके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का फाउंडेशन है। 2. जंगल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान। जंगल उनके गीत, कहानियों और त्योहारों का हिस्सा है। उनका धर्म और वैल्यूज सब फॉरेस्ट से जुड़े हैं। मदर फॉरेस्ट में जानू अपने बचपन की कहानियां बताती है जहां बुजुर्ग लोग जंगल के देवताओं और स्पिरिट्स के बारे में सिखाते थे। जब जंगल चला जाता है तो उनकी संस्कृति और यादें भी खत्म हो जाती है। फॉरेस्ट उनके एग्जिस्टेंस का स्पिरिचुअल बेस है। 3. जंगल शोषण और बेघरता का केंद्र। जानू बताती है कैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कंट्रैक्टर्स और सरकारी पॉलिसीज ने आदिवासीज को उनके जमीन से अलग कर दिया।
डिफॉरेस्टेशन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपनी जमीन छोड़कर मजदूरी करें। आउटसाइडर्स ने फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया और असली लोग पीछे छोड़ दिए गए। ये एक्सप्लॉयटेशन उनके आइडेंटिटी और डिग्निटी दोनों को छीन लेता है। 4. जंगल रेजिस्टेंस और शक्ति का प्रतीक। मदर फॉरेस्ट का टाइटल ही बताता है कि फॉरेस्ट उनके लिए माँ जैसा है, जो पलता भी है और हिम्मत भी देता है। जानू ने आदिवासी गोटरा महासभा जैसे मूवमेंट्स के जरिए ट्राइबल राइट्स के लिए संघर्ष किया। फॉरेस्ट उनके लिए इंस्पिरेशन है, जहां से उन्हें अपनी आवाज मिलती है। जंगल उनके सेल्फ रिस्पेक्ट और सर्वाइवल का सिंबल बन जाता है। कंक्लूजन। सीके जानू के लिए फॉरेस्ट एक जिंदा कैरेक्टर है जो आदिवासी जीवन के हर पहलू को शेप करता है। जंगल उनका अस्तित्व, धर्म और लड़ाई सब कुछ है। जब फॉरेस्ट खत्म होता है तो एक कल्चर भी खत्म हो जाता है, लेकिन जानू दिखाती है कि यही फॉरेस्ट उन्हें अपनी पहचान और हिम्मत देता है, उनके रेजिस्टेंस की जड़ है। फॉरेस्ट को बचाना मतलब आदिवासी संस्कृति को बचाना है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Attempt a critical appreciation of the poem, If You Were in My Place, by Nirmala Putul. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें निर्मला पुतुल की कविता If You Were in My Place का क्रिटिकल एप्रिशिएशन करना है। मतलब पोयम का थीम, टोन, इमेजरी और मैसेज समझाना है। हमें बताना है कि ये कविता आदिवासी महिलाओं के दुख, संघर्ष और उनकी आवाज को कैसे रिप्रेजेंट करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। निर्मला पुतुल एक मशहूर आदिवासी कवियत्री हैं जिनकी रचनाएं ट्राइबल और मार्जिनलाइज्ड महिलाओं की जिंदगी को सामने लाती है। इफ यू वर इन माई प्लेस एक ऐसी कविता है जो एक ट्राइबल महिला के दुख, मजबूरी और सम्मान के लिए लड़ाई को दिखाती है। इस पोएम में पुतुल एक इमोशनल और पॉलिटिकल मैसेज देती है। वो चाहती है कि समाज उनकी नज़र से दुनिया को देखे। उनकी भाषा सरल है, पर हर लाइन में गहरी संवेदना और ताकत है। मेन बॉडी। 1. पोएट और बैकग्राउंड। निर्मला पुतुल संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। उनकी कविताओं में आदिवासी समाज की जीवन शैली, संघर्ष और महिलाओं की हालत पर प्रकाश डाला गया है। इफ यू वर इन माई प्लेस उनके फेमिनिस्ट और सामाजिक दृष्टिकों का प्रतिनिधित्व करती है। उनका लेखन उन लोगों के लिए आवाज है जिन्हें मेन स्ट्रीम लिटरेचर में जगह नहीं मिलती। 2. थीम और मैसेज। पोएम का मेन थीम है संवेदना, अन्याय और महिलाओं की पीड़ा। कवियत्री पदक को चैलेंज करती है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम भी वही दुख महसूस करते। ये कविता एक महिला की नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज की आवाज है। इसमें आइडेंटिटी और रिस्पेक्ट का जज्बा है, एक कॉल है दुनिया से कि आदिवासी महिलाओं को सम्मान से देखा जाए। पुतुल दिखाती है कि किस तरह से समाज के दबे हुए लोग भी अपनी आवाज बना सकते हैं। 3. इमेजरी और टोन। पोएम की भाषा बहुत सरल और दिल से निकली हुई लगती है। इसमें प्रकृति, जंगल और मेहनत की इमेजरी बार बार आती है। टोन कहीं दर्द भरा है, कहीं सम्मान से भरा हुआ, एक शांत लेकिन मजबूत विरोध। इफ यू वर इन माई प्लेस का रेपिटेशन एक पावरफुल इमोशनल इफेक्ट देता है। कविता हमसे सवाल करती है और सोचने पर मजबूर करती है कि सामाजिक असमानता कितनी गहरी है। 4. फेमिनिस्ट और मार्जिनल पर्सपेक्टिव। ये कविता आदिवासी फेमिनिज्म को दिखाती है, जो सर्वाइवल और सामुदायिक संघर्ष पर आधारित है। पोयम में महिला स्पीकर उन सब महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो मेहनत करती है लेकिन उनकी पहचान नहीं होती। निर्मला पुतुल का फेमिनिज्म अलग है, वो अर्बन फेमिनिज्म जैसे नहीं, बल्कि जमीन से जुदा हुआ है। उनकी कविता बताती है कि एम्पावरमेंट तभी आता है जब आप अपनी आवाज पहचानते हैं और उस दुनिया के सामने रखते हैं। 5. सिंबलिज्म और यूनिवर्सल मैसेज। पोएम का मैसेज सिर्फ आदिवासी समाज तक सीमित नहीं है, ये पूरे मानव समाज के लिए है। तुम मेरी जगह होते एक मोरल चैलेंज है, क्या हम सच में दूसरों का दुख महसूस कर पाते हैं। ये कविता समाज को एक आईना दिखाती है, जहां इंसानियत और संवेदना की कमी नजर आती है। इसका सिंबलिज्म एम्पैथी और इक्वालिटी का है, यही इसका सबसे बड़ा संदेश है। कंक्लूजन। इफ यू वर इन माई प्लेस एक ऐसी कविता है जो दुख को शक्ति में बदल देती है। निर्मला पुतुल ने ट्राइबल महिलाओं की आवाज को लिटरेचर के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाया। कविता संवेदना और न्याय दोनों की मांग करती है। ये हमें सिखाती है कि असली साहित्य वही है जो समाज के सीमांत लोगों से उभार कर आता है।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको notes चाहिए तो description box में download link दिया हुआ है, जरूर चेक करें। Thank you।